बैच संबंधी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। प्रश्नमाला शुरू करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हिंदी व्याकरण मास्टर कैडर के टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। 1 महीने में पूरा हो जाएगा ये बैच और 10 दिसंबर से शुरू है। 299 रुपये का ये बैच है और MCQs और थ्योरी दोनों करवाएंगे। और ज्वाइन करने के लिए 7986731522 पर हमें व्हाट्सअप करिएगा। चलिए प्रश्नमाला शुरू करते हैं। प्रधान काव्य है इस महाकाव्य का, जो मन का प्रतीक है। जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है। ठीक है बेटा। ईड़ा जो है, ईड़ा पात्र भी है, ये बुद्धि का प्रतीक है, अक्ल का प्रतीक है। और जो मानव है वो हम है, वो मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। ठीक है, समझ में आ गया जी? तो 4 ही मुख्य पात्र, और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये 4 ही पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कथा चलती है। तो पहले सर्ग का नाम चिंता है, आखिरी सर्ग का नाम आनंद है। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस महाकाव्य की कथा। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? कुर्सी की पेटी बांध लो भाई। ठीक है, मतलब कि बीच में मिस करोगे तो फिर देखो, ज़्यादा लंबी कथा नहीं है, बस यहीं पर समाप्त हो जाएगी। बस 2 पहरों में पूरी की पूरी कथा बेटा, जहां पर आपको मैं पढ़ा दूंगा 15 सर्गों की कथा 2 पहरों में। ठीक है, रेडी? फिर चलिए, चलो शुरू करते बेटा। कामयानी। तो हुआ क्या कि देव संस्कृति यानी देवताओं का जो जीवन है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी जो मनु है वो प्रथम व्यक्ति है इस धरती पर, देव सृष्टि। ठीक है, रेडी है ना? फिर बढ़िया। प्रथम व्यक्ति कौन है भाई? मनु है। ओके, देवताओं का नाश हो चुका है, यानी कि वो समाहित हो चुके हैं जल में ही। ओके, ये समझ रहे ना आप लोग? तो देव संस्कृति की समाप्ति भीषण जल प्लावन से होती है। जल प्लावन क्या होता है कि हर तरफ जल ही जल है। कुछ धरती जो बची हुई है वो चट्टानें हैं ऊंची ऊंची जगह पर। ठीक है, तो भीषण जल प्लावन से धरती क्या है? डूब चुकी है। ओके, इस जल प्लावन में केवल मनु ही जीवित बचते हैं। जब जल प्लावन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जल प्रलय का असर कम होने लगता है। जब जल नीचे जाता है थोड़ा, है ना, तो जल प्रलय का असर भी कम होने लगता है। जमीन दिखने लगती है, आशा का संचार होता है। अभी जो दूसरे सर्ग के आगे, पहला सर्ग देखो, जब जल प्लावन होता है, मनु चट्टान पर बैठे हुए, तो उनके मन में क्या है? चिंता है कि मैं ही बचा हूँ इस धरती पर, मैं ही अकेला रह गया हूँ। ठीक है, जब जल थोड़ा सा नीचे जाता है तो उसके मन में आशा आती है कि हाँ अभी मैं ढूंढ सकता हूँ किसी को। तो ये सब कहानी चली। जमीन दिखने लगती है उसको, आशा का संचार होता है। तब मनु की मुलाकात जो है फिर किससे होती है? काम गोत्र की बालिका कामयानी से। किसकी? काम गोत्र की बालिका कामयानी से। कामयानी का इस महाकाव्य में नाम जो है वो श्रद्धा है। ठीक है, तो जो कामयानी है वह किसका प्रतीक है? वो श्रद्धा का प्रतीक है नाम। ठीक है, तो कामयानी, काम गोत्र की बालिका कामयानी से मुलाकात होती है मनु की। कामयानी का इस महाकाव्य में नाम श्रद्धा है। आगे देखिए, श्रद्धा उनके जीवन में, किनके? मनु के जीवन में प्रेम प्रणय का बीज बोती है, यानी शादी कर लेते हैं वो दोनों। वह दोनों मिलकर उस निर्जन क्या होता है? जहाँ पर कोई ना हो। वह दोनों मिलकर उस निर्जन प्रदेश में सृजन प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। धीरे धीरे श्रद्धा अपने भावी शिशु की कल्पना में निमग्न होने लगती हैं। ठीक है, तो गर्भवती हो जाती है श्रद्धा। ओके, तो वह अभी कल्पना में, भावी क्या होता है? जो आने वाला है। तो शिशु जो उसका पुत्र है आगे जो पैदा होगा, उसकी कल्पना करती रहती है, दिन भर उस अपने पेट को सहलाती रहती है, सोचती है मैं उसको जन्म दूंगी। तो ये सब चीज़ें जो है मनु को अच्छी नहीं लगती, मनु को जैसा पसंद नहीं है। वह क्षुद्र हो जाता है, ओछापन लाता है, ईर्ष्या से भर जाता है कि हम, मेरे और श्रद्धा के बीच में अभी कोई आने वाला है। ईर्ष्या में वह श्रद्धा को क्या करता है? छोड़ देता है। क्या करता है बेटा? वो छोड़ देता है। भटकते भटकते फिर एक नगर पहुंचता है। क्या है उस नगर का नाम? उस नगर का नाम है सारस्वत नगर। ठीक है, सारस्वत नगर में वो पहुंच जाता है। पीछे देखिए, वो अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ आया, बताइए बेवकूफ। ठीक है, तो सारस्वत नगर में वो पहुंचता है। यह नगर भूचाल से उजड़ गया था। ठीक है, उजड़ बुजड़ गया सब। तो सारस्वत नगर की जो रानी है उसका नाम है ईड़ा। तो ईड़ा से उसकी मुलाकात होती है। वह
मनु से अनुरोध करती है कि वह उनके नगर को व्यवस्थित करे, इसका सुधार करे। मनु उसके नगर को व्यवस्थित करता है, सभ्य बनाता है, किंतु एक दिन मनु अपने मनोविकार के प्रभाव में ईड़ा के प्रति अनधिकार चेष्टा कर देता है। सब कुछ लगता है मनु को कि ईड़ा मेरे ही कंट्रोल में है, ये सारा साम्राज्य भी मेरा हो चुका है, मैंने इसको व्यवस्थित किया है। तो एक दिन क्या होता है कि वह ईड़ा के प्रति अनधिकार चेष्टा करता है, यानी वो ऐसी हरकत कर देता है ईड़ा के प्रति जो ईड़ा को अच्छी नहीं लगती है। ईड़ा को जो है अच्छा नहीं लगता है, उसे दुख होता है। ईड़ा की जो प्रजा होती है ईड़ा का साथ देती है, ठीक है, और युद्ध हो जाता है। ईड़ा की प्रजा और मनु के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है ना। क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। युद्ध में मनु जनसंहार करते हैं, लेकिन वह बेहोश हो जाते हैं और मरणासन होकर गिर जाते हैं। तो क्या होता है, ईड़ा के प्रति एक बहुत ही बुरी हरकत कर देता है मनु, ठीक है, और ईड़ा को जो अच्छा नहीं लगता है, वो प्रतिकार करती है, वो गुस्सा करती है। और क्या होता है कि ईड़ा तो चलो साइड में हो जाते हैं, लेकिन प्रजा नफरत करने लग पड़ती है किसको, मनु को, क्योंकि मनु अपना ही ऑर्डर चला रहा है। ओके, तो जो मनु है और जो ईड़ा की जो प्रजा है, सारवस्त नगर की जो प्रजा है, वो युद्ध कर बैठती है मनु से। मनु फिर क्या करता है, जनसंहार करता है, लोगों को मारता है, मरवाता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में बहुत सारे सिपाही हैं, तो वो लोगों को हत्या करवाता है। लेकिन क्या होता है कि वो युद्ध में हार जाता है और लोग उसको बेहोश कर देते हैं। वह मरणासन होकर, यानी मरने के बिल्कुल करीब होता है और गिर जाता है। इधर श्रद्धा अपने किशोर पुत्र मानव को लेकर मनु की खोज में क्या है, भटक रही है। भटकते भटकते वह उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर बेहोश पड़ा हुआ है कौन भाई, मनु। श्रद्धा उसे देखकर बहुत दुखी होती है, फिर एक गीत गाती है। इस गीत के असर से मनु की बेहोशी जो है टूट जाती है, यानी वो होश में आ जाता है। श्रद्धा को देखकर मनु खुश होता है, किंतु मनु का आंतरिक उथल पुथल मनोविकार उसे दर्द देता है। श्रद्धा को देखकर मनु पहले खुश होता है कि तुम आ गई, चलो ठीक है, लेकिन उसके मन में क्या है, उथल पुथल मची हुई है कि मैंने कितना कुछ कर दिया, जनता को भी है ना सताया, ईड़ा पर भी मैंने गलत हरकत कर दी, ठीक है। तो एक तरह से उसको दर्द होता है, वह सब कुछ छोड़ देता है। वो श्रद्धा को भी, अपने पुत्र, ईड़ा साम्राज्य सब कुछ छोड़कर वहां से वो पलायन कर जाता है, भाग जाता है। इधर क्या हुआ, श्रद्धा अब अपने पुत्र मानव को ईड़ा के पास छोड़ देती है, ताकि ईड़ा उसको राष्ट्र नीति सिखाए, ठीक है, उसको राजपाठ सिखाए कैसे जीना है। और वह खुद क्या करती, मनु की तलाश में वो भटकना शुरू कर देती है। मनु उसको एक गुफा के पास मिलता है, जो कि हिमालय में गुफा है, वहाँ उसके पास, यानी उसके पास वो पहुंच जाती है। होता क्या है फिर, श्रद्धा मनु को लेकर हिमालय की और शांति की खोज में चली जाती है, यानी वो वहाँ मनु को मिलती है एक गुफा में, और मनु को कहते हैं कि चलो हिमालय की शांति में चलें, और वो चले जाते हैं। रास्ते में उनको त्रिपुर लोक का दर्शन होता है। त्रिपुर लोक का मतलब 3 लोकों के दर्शन हो जाते हैं। त्रिपुर लोक के रहस्य से श्रद्धा मनु को विस्तार से बताती है कि त्रिपुर लोक की क्या महत्वता है। इसके बाद वे दोनों मानसरोवर के तट पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है, ईड़ा मानव और अपनी प्रजा के साथ मानसरोवर के तट पर तपस्या में लीन मनु और श्रद्धा से मिलने आती है। यानी क्या होता है कि दोनों तपस्या करने लग पड़ते हैं, कहाँ, हिमालय में, ठीक है, मानसरोवर के तट पर। ओके, तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि श्रद्धा और मनु जो है हिमालय में चले जाते हैं, वहाँ शांति पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, और त्रिपुर लोक के दर्शन पाते हैं, यानी भगवान शिव के भी दर्शन पाते हैं एक तरह से। ओके, और होता क्या है कि कुछ समय बाद जब मानव थोड़ा बड़ा हो जाता है, ईड़ा उसको लेकर अपनी प्रजा के साथ मानसरोवर के तट पर आती है, ताकि मनु और श्रद्धा से वो मिल सके। मनु तपस्वी बन चुका होता है, और मनु तपस्वी के रूप में उच्च मनोभाव की प्राप्ति कर चुका है। वह सभी को शिक्षा देते हैं, कैलाश पर्वत की ओर इशारा करते हुए मनोविकारों से मुक्त होने का वो संदेश देते हैं। भगवान शंकर की तरह निर्विकार होने की शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा से सभी लोगों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत आनंद की प्राप्ति के साथ कामयानी कथा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह से जो मनु की कथा है वो हमारी भी है, ठीक है, लेकिन हर किसी को आनंद की प्राप्ति जिंदगी में नहीं होती है, ठीक है। तो मनु बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, और वह हिमालय में जाकर, ठीक है, ज्ञान भी पाता है। तो ये सब कहानी है कि कैसे अपनी मन की इच्छाओं को हम रोक सकें, भटकाने से रोक सकें। ओके, और उसमें मनु जो है कामयाब भी होता है, लेकिन कब होता है, जब उसकी धर्म पत्नी श्रद्धा उसका साथ देती है, ठीक है, नहीं तो वह भटकता ही रहता। ओके बेटा,
तो ये सब चीज़ें हैं इसकी कथा वगैरह। लेकिन ये आधुनिक जीवन में भी कितना तर्क संगत लगता है, आज भी हम भटक रहे हैं भाई, तो हमें भी कोई ना कोई चाहिए ऐसा लगता है। कामयानी महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला है, जो आपने बताना है। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो पढ़ लीजिएगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी PDF देता हूँ, है ना। चलिए, तो क्या उत्तर आना जी, महाकाव्य का पुरस्कार कौन सा मिला है, तो उत्तर आएगा बेटा यहाँ पर D, मंगला प्रसाद पारितोषिक। आगे देखिए बेटा, कामयानी में प्रतीक योजना में असंगत युग्म आपने चुनना है, क्या उत्तर आना चाहिए। उत्तर आ रहा है आपकी ओर से मानव मन का, ओके D, अच्छा पहले का D आना है। दूसरे का बताइए बेटा, कामयानी प्रतीक योजना में असंगत चुनना है, बिल्कुल सी उत्तर आएगा। ईड़ा अहंकार का नहीं, वह अक्ल बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। देखो एक चीज़ सीखने वाली है ईड़ा से, वो नफरत कर सकती थी, किससे, मनु से नफरत कर सकती थी, लेकिन मनु जो है वो मन का प्रतीक है, मन का प्रतीक है मनु। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और ईड़ा को पता था कि मनु जो है सब कुछ जो कर रहा है वो दिल से नफरत नहीं करता है, बस उसका मन जो है इधर उधर जो भटकता रहता है वो करवा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कि ईड़ा मनु के बेटे मानव को अपने पास रख लेती है, और वो कहती है श्रद्धा को कि तुम जाकर मनु का साथ दो, उसको जाकर ढूंढो और उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं, आनंद सखी छंद किस काव्य में है, तो ये आपने बताना है। आनंद सखी छंद किस काव्य में है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। आसान प्रश्न है, 5 प्रश्न। 15 सर्ग भी समझ में आ गए जी, नहीं तो रट्टे लगा कोई बात नहीं, क्लास में आने का यही फायदा होता है। सी उत्तर आएगा, आंसू में है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी वाला प्रश्न अगले पन्ने पे चला गया आधा, इसको फिट करता हूँ बेटा, 2 मिनट रुकिए। हाँ देखिए, इंदु पत्रिका का संपादन कब हुआ था, 1909, 1901, 1928 या 1920। 1909, बहुत बढ़िया। हमारे पास है भाई, कामयानी में सारस्वत नगर किसके अधीन था, मनु, ईड़ा, मानव या श्रद्धा। कौन इसका मालिक का हक रखता था, बिल्कुल उत्तर क्या आना चाहिए। अच्छा, सारस्वत नगर। अरे सब उत्तर ए दे रहे हैं, चलो बढ़िया, उत्तर ए आएगा चौथे का, लेकिन बी का बताइए, सॉरी अपने 5वें का बताइए, दूसरे प्रश्न का। अभी बी उत्तर आ रहा है बिल्कुल से, ईड़ा। तो ईड़ा का था सारस्वत नगर, जहाँ की वो रानी थी, ठीक है। मनु इसके पास पहुँचता है, मनु को भी जिम्मेदारी दे देती है कि इसको व्यवस्थित करो, ठीक है। धीरे धीरे मनु को लगता है कि मेरा ही साम्राज्य हो गया, वो रानी पर अपना अधिकार भी जमाना शुरू कर देता है, लेकिन मनु को प्रजा पसंद नहीं करती, ठीक है, तो राजद्रोह हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, प्रत्यविज्ञा दर्शन। प्रत्यविज्ञा दर्शन ये किस काव्य को कहा जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका बहुत बड़ा सार पढ़ा, और प्रत्यविज्ञा दर्शन में क्या है, मनु की कहानी है। मन हमारा किस तरह से गोते खाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है, बस यही है। हाँ जी, तो हमारे रिकॉर्डेड बैच संबंधी जानकारी है भाई। तो हिंदी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर का कंबाइंड बैच 2499 का है। फ्री टेस्ट सीरीज 4000 प्रश्नों की। मास्टर कैडर बैच 1999 का है, 17 प्रश्न पत्र इसमें दिए जाते हैं। रचनाकार स्पेशल 599 का है। मग पंक्तियाँ बैच 599 का है। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, किसी ने भी खरीदना हो तो हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।